नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आज देश की राजधानी स्थित संसद और संसद के बाहर देश भर में अगर एक राजनीतिक मुद्दा जिस पर खुलकर बहस जारी है तो वो है वक्फ संशोधन विधेयक। बुधवार को लोकसभा, गुरुवार को राज्यसभा और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास अगर दोनों सदनों में पारित हो जाता है यह बिल तो ये पारित हो जाएगा, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से 293 का आंकड़ा इस वक्त लोकसभा में सरकार के पास है और 125 का आंकड़ा राज्यसभा में सरकार के पास है। तो कोई उलटफेर अगर नहीं होता है तो ये पारित हो जाएगा। और तमाम जो भाषण हो रहे हैं और जो भाषण तरह तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मजबूत करने के लिहाज से रखे जा रहे हैं, लोग यही समझ रहे हैं कि अपने अपने वोट बैंक को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से समझा ये जा रहा है कि उसकी कोशिश दरअसल ये है कि वो हिंदू गोलबंदी को सुनिश्चित करे। ऐसे में जबकि तमाम वैसे दल जो कि मुस्लिम वोट बैंक के प्रति अपनी एक निगाह रखती हैं वो मुस्लिम समर्थन में जा रही हैं, तो फिर हिंदू वोटों की गोलबंदी हो सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी जाहिर है इस संभावना पर विचार करेगी। एक दूसरा पेच भी फंसाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा न केवल हिंदू वोटों की गोलबंदी का, बल्कि पसमानदा मुसलमान जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं या अति पिछड़े और दलित कैटेगरी है उनकी। हालांकि इस्लाम में तो कोई जाति प्रथा नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारा भारतीय समाज है उसमें, भारतीय मुस्लिम समाज में इस तरह की एक व्यवस्था होती है जिसमें कि जातियां आ जाती हैं। तो फिर जाहिर है कि उन तबकों को ख़ास तौर पर एड्रेस करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल के ज़रिए की है और कहा है कि बड़े बड़े लोगों के पास ज़मीनें जो हैं उन्हें निकाल करके आम लोगों के लिए उन ज़मीनों से होने वाली कमाई का इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या उसका फ़ायदा होगा उन्हें? ये भारतीय जनता पार्टी की बात हुई। तमाम जो गैर बीजेपी दल हैं और गैर एनडीए दल हैं, उनकी कोशिश ये है कि जो कंसोलिडेशन वो चाहते हैं मुस्लिम वोट्स का उनकी तरफ हो और बिखराव ना हो, उसे सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि मुस्लिम अधिकारों के लिए पुरजोर तरीके से लड़ा जाए। और उसका हमने सीधा उदाहरण ये देखा लोकसभा में, जब समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, जमकर वो मुस्लिम अधिकारों की बात करते हुए बिल का विरोध किया गया है। कुछ और चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड जो कि अमूमन ये कहती थी कि वो मुस्लिम हितों की बहुत बड़ी पैरोकार है, लेकिन इस बार ऐसा लगता नहीं है कि उसे मुस्लिम वोट का एक अंश भी मिलेगा, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हम माफ़ उन्हें नहीं करेंगे जो इस बिल के ख़िलाफ़ है। तो जाहिर है जनता दल यूनाइटेड ने तय कर लिया रास्ता और वो एनडीए के साथ है, ये सुनिश्चित कर दिया। और एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि वो जो तमाम चर्चाएं अटकलें चलती रहती थी कि कभी भी पलट के इस तरफ आ जाएंगे, उस तरफ चले जाएंगे नीतीश जी, उन संभावनाओं को भी एक तरह से विराम लग गया है। बाकी की पार्टियां जो हैं वो भी यही चाहती हैं कि कंसोलिडेशन हो वोट का, असदुद्दीन ओवैसी बिहार न चले जाएं और फिर से बिखराव ना आ जाए। आरजेडी की कोशिश है कि जमकर ये सुनिश्चित किया जाए कि हम ही मुस्लिम अधिकारों के लिए लड़ते हुए दिखने वाले लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत से मुस्लिम अधिकारों के लिए संसद में लड़ते हुए दिखना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी दूसरा दल आकर के मुस्लिम वोट्स उनके यहाँ ना बांट दे। तो ये दरअसल वक्त से ज़्यादा इस मोड़ पर इस बिल के आने से हिंदू मुस्लिम वोटों के बंटवारे का एक तरीका भी कहा यह जा रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक के ज़रिए तलाशा जा रहा है। और कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है बिहार चुनाव से पहले, ये देखना होगा। दूसरी अहम बात कि राहुल गांधी जो अमूमन ख़ास तौर पर जो अल्पसंख्यक अधिकार हैं उनके बारे में बोलते रहते हैं,
दलितों और पिछड़ों के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन संसद में नहीं बोले। और लोकसभा में जारी बहस के दौरान वो और उनकी बहन प्रियंका गांधी दोनों सांसद हैं और दोनों ज़्यादातर नहीं ही थे। बस एक बार थोड़ी देर के लिए राहुल गांधी आए और प्रियंका गांधी नहीं थी, और आए भी तो बैठे लेकिन बोले नहीं। और उनकी तरफ से जो चार्ज था वो संभाल रहे थे गौरव गोगोई, और फिर वो दूसरे नेता जो कि संभवतः जेपीसी का हिस्सा भी रहे थे, जैसे इमरान मसूद या डॉक्टर जावेद। तो इस तरह के कांग्रेस के सांसद संभाल रहे थे। राहुल गांधी क्यों नहीं बोले, इसको लेकर के भी एक चर्चा थी। सोनिया गांधी क्या राज्यसभा में बोलेंगी, ये प्रश्न भी लोगों के सामने है, या फिर गांधी परिवार अपने आप को ज़रा इस वक्फ वाले बहस से दूर रख रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इसमें वोटों का नुकसान हो सकता है, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो एक तोहमत है वो फिर से लगाई जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी कुछ तो कर रहे हैं, और राहुल गांधी आज इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे कि इस बहस से अलग जो वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है उससे अलग नए वोट्स तलाशने हैं। और नए वोटों को तलाशने के लिए आज उन्होंने 5 समुदाय, जो कि दलित समुदाय होती है बिहार में, समस्तीपुर के आसपास के इलाके से आती है, उनसे मुलाकात की और उनको बुला करके मुलाकात करके बिहार चुनाव के पहले उनकी भावनाओं को, उनकी उम्मीदों को समझा। इसके अलावा उन तैयारियों पर भी उनकी सरसरी निगाह थी जो कि अहमदाबाद में 8 और 9 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाने की सोची है, नई रणनीति जो कि कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित करती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल है इलेक्शन मैनेजमेंट का, और उसमें जो चीज़ें वो चुनाव से पूर्व करते हैं उसको बारीकी से समझकर उसे अपने तरीके से ढाल लेने की कोशिश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अमूमन इस बात को तय करती है कि ग्रास रूट्स पर ज़्यादा काम हो, और ग्रास रूट्स पर उसके लिए काम करने वाले लोगों की एक फ़हरिस्त है, और उसमें सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पर वो होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों में आस्था रखते हैं, और वो वोटर कैटेगरी के होते हैं। उसी में से कुछ लोग कन्वीनर बन जाते हैं, संयोजक बन जाते हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। ख़ास तौर पर एक शब्द का प्रयोग होता है पन्ना प्रमुख, यानी कि हर इलाके में एक पन्ने में जितने लोग आते हैं उसके प्रमुख एक व्यक्ति बना दिए जाते हैं। आप सोचिए कि कितनी छोटी यूनिट है। एक पन्ने में बमुश्किल 25 से 30 लोग आएंगे और उसका एक प्रमुख बनाया जाता है जो उन लोगों के ऊपर ध्यान रखता है, और इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा अगर उस इलाके में है तो फिर उनके लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है। और इस तरह की वो हज़ारों हज़ार बैठकें जो होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी तौर पर बहुत मदद करती हैं, क्योंकि वोट घर से निकले और वोटिंग स्टेशंस तक जाकर के वोट पोल करे, वोट डाले, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। केवल सिंपैथाइज़र से काम नहीं चलता है। ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस के बारे में बात करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनके सिंपैथाइज़र ज़्यादा होने के बावजूद उनका वोट नहीं गिरता है, और वो ड्राइंग रूम में बात करते रह जाते हैं या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में मसरूफ़ रहते हैं, और वो कांग्रेस को जाकर अगर वोट करते ही नहीं हैं तो फिर कांग्रेस का समर्थक होने का फ़ायदा क्या है। और इस कमी को दुरुस्त करने के लिए इस बार एक प्रयास जो किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो आपको अहमदाबाद में दिखेगा। अहमदाबाद एआईसीसी का अधिवेशन, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन, जो कि 8 और 9 अप्रैल को होने जा रहा है, बस चंद दिनों के बाद। अभी पीछे एक बात कही थी मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस से आए प्रतिनिधियों से, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस आप जानते हैं जो छोटी इकाई है ज़िला अध्यक्षों की, उसके जो प्रतिनिधि आए थे, ज़िला अध्यक्ष आए थे, उनको बिठा करके बातें कर रहे थे, और उन्होंने कहा बस 20 और 30 सीटें, 20-30 सीटें चाहिए थीं और हम इस बार सरकार बना देते। हम 20-30 सीट से रह गए, और जाहिर है कि कांग्रेस रह गई, क्योंकि कांग्रेस ने जहाँ जहाँ सीधी लड़ाई लड़ी भारतीय जनता पार्टी से वो हार गई, और अगर वो कुछ जगहों पर जीत गई होती तो ये 20-30 सीट आ गए होते। 20-30 सीट अगर कांग्रेस बीजेपी से झटकती तो फिर आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए 210-220 के आसपास रह जाता, और फिर उन्हें गठबंधन बनाना बहुत मुश्किल साबित होता। लिहाजा उन्हें ये लगता है,
मल्लिकार्जुन खड़गे को कि मामला 20-30 सीट के करीब था। और ऐसे में अब कांग्रेस ने क्या सोचा है? कांग्रेस ने सोचा है कि यहाँ बड़े नेताओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बड़े बड़े नेताओं को विभिन्न राज्यों के प्रभारी बना देने की ज़रूरत है, बड़े बड़े नेताओं को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना देने की ज़रूरत है। पर भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल है बीजेपी आरएसएस का, उसकी तरफ भी देखने की ज़रूरत है, जहाँ वो ग्रास रूट पर अपने उन नेताओं के भी संपर्क में रहते हैं जो कि बड़े छोटे स्तर पर, माइन्यूट स्तर पर काम करते हैं और जिनका सीधा साबका वोटर से होता है, और जो ये सुनिश्चित करते हैं कि वोटर्स को आप पोलिंग बूथ तक पहुंचाएं। और इसीलिए रणनीति में बदलाव करते हुए अब कांग्रेस की ये कोशिश है कि केवल प्रभारियों पर ही निर्भर न रहा जाए, प्रदेश अध्यक्षों पर ही निर्भर न रहा जाए, बल्कि ज़िला कांग्रेस से सीधा आला कमान का संपर्क हो, ज़िला कांग्रेस से सीधा आला कमान का संपर्क हो। और इस तरह की जो एक कनेक्ट बनाई जाएगी, देश में जितने ज़िले हैं उससे सीधा आला कमान जुड़ेगा और वो जो फीडबैक काम करेगा उसके हिसाब से अगर राजनीति की गई तो फिर ज़्यादा बेहतर नतीजे आएंगे। और इसी क्रम में एक मुलाकात 27 तारीख को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्षों से हुई थी दिल्ली में। दूसरी बैठक भी बुला ली गई है 3 और 4 अप्रैल को, और कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा ज़िला अध्यक्ष पहुंच पाएँ, उनसे मुलाकात हो पाए और उस फीडबैक के साथ हम फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में जाएं, जो कि 8 और 9 अप्रैल को होने वाला है। यानी कि ग्रास रूट्स पर कांग्रेस कैसे सक्रिय हो, ज़मीन पर कैसे सक्रिय हो, ज़मीन पर कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ताओं के बीच से एक मुख्य कार्यकर्ता बनाया जाए और उसको अप्रोच किया जाए और ज़िला अध्यक्षों को ये काम दिया जाए और ज़िला अध्यक्षों से सीधा दिल्ली फीडबैक ले। इसमें जाहिर है कि जो भूमिका होती है प्रभारी की और प्रदेश अध्यक्ष की, वो थोड़ी घटती है, लेकिन उन्हें कहा गया है कि आप सिस्टम के पार्ट रहिए, केवल आप ही सब कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली हमारा जो मेन ऑफिस है उसकी भी नज़र अब ज़िला अध्यक्षों पर रहेगी। और ऐसे में सबसे जो नायाब प्रयोग किया जा रहा है वो चुनावी राज्यों से ज़्यादा किया जाएगा। जाहिर है बिहार में नियुक्तियां हुई हैं, ज़िला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं और इन नियुक्तियों में जैसे 40, हालांकि 38 ज़िले हैं बिहार में, लेकिन 40 ज़िले मान करके उस हिसाब से नियुक्तियां हुई हैं। किसी एक ज़िले में 2 बना दिए गए हैं, 2 ज़िलों में, और इस तरह से 40 डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट्स बनाए गए हैं जिनसे सीधा संपर्क में रहा करेगा दिल्ली दफ्तर। और कोशिश उसकी ये होगी कि जो ज़मीन पर काम हो रहा है, ज़मीन पर लोगों की फीडबैक क्या है, कान ज़मीन पे होनी चाहिए जीत के लिए, तो वो सीधा सीधा दिल्ली पहुंचते रहे, वहाँ के मुद्दे उठाए जाएं, उन लोगों से हमेशा बात करती रहनी है। इस कारण से वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि केवल आप लखनऊ या कोलकाता या पटना या हैदराबाद तक ही सीमित ना हो, दिल्ली की पहुंच ज़िलों तक होनी चाहिए। और इस अपॉइंटमेंट के ज़रिए जो विभिन्न जातीय समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश की गई है। बड़ी मात्रा में यहाँ वक्फ के लिए लड़ते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे, ये तय था, आंकड़े नहीं हैं साथ में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। बिहार में जो नियुक्ति हुई है जिलाध्यक्षों की, उसमें कोशिश ये की गई है, समाज के हर वर्ग से कोशिश की गई है कि लोगों को खींचा जाए। यादवों में कम से कम बनाए गए हैं ताकि आरजेडी नाराज़ ना हो, लेकिन बाकी दूसरे समुदायों से, ख़ासतौर पर अति पिछड़े से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। सवर्णों को बहुत कम दिया गया है रिप्रेजेंटेशन बिहार के जिलाध्यक्षों की सूची में, क्योंकि कोशिश वैसे पॉपुलेशन से आइडेंटिफाई करने की है जो कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में कांग्रेस जिन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। एक नई रणनीति, एक नई सोच, एक नए रास्ते को अपनाने की कोशिश कांग्रेस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी रास्ते को अपना करके अभी तक प्रचंड जीत, कई राज्यों में ऐसी सफलताएं जिसकी चिंता नहीं थी, जिसके बारे में कहीं कोई सोच नहीं रहा था, और कांग्रेस को जिन राज्यों के बारे में चिंता नहीं थी, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने संभव कर दिखाया। एक कहानी कही जाती है विदर्भ के बारे में, जो कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, जहाँ कहा जाता है कि सबसे मुख्य शहर जो है वहाँ का नागपुर है। हिंदी खूब बोली जाती है उस इलाके में। कहा यही जाता है कि
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच जो चकचक चली थी, थोड़ी खींचतान मच गई थी जेपी नड्डा जी के बयान की वजह से, उसके बाद जो सहमति हुई तो संघ ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को आदेश दिया और विदर्भ के इलाके में खूब ज़बरदस्त काम किया गया और एक-एक घर में 3-3 4-4 हज़ार कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करने के लिए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये देखा गया कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता एक बार भी नहीं आया। तो एक सामान्य जनमानस ये सोचता है कि अगर ये हमारे पास आ रहे हैं तो क्यों ना हम इन्हें ही वोट दें। और इस बात को, इस कहानी को जब आलाकमान के पास पहुंचाया गया कि इस तरह की बातें हुई थी, तो आलाकमान ने कांग्रेस की ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैकेनिज़्म है उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, उनकी विचारधारा जो है उससे हमें मुश्किल है, लेकिन ये जो मैकेनिज़्म है जिसमें कि दिल्ली सीधे जुड़ जाता है ज़िला से, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है और ज़िला को दिल्ली से जोड़ा जाए, जनपदों को दिल्ली दफ्तर से जोड़ा जाए, इसके प्रयास में आलाकमान लग गया है। और ये एक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण सत्ता का वो करना है। राहुल गांधी ने, हमें याद है जयपुर अधिवेशन साल 2013 में हुआ था, जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत ज़रूरी है, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण वो कर नहीं पाए। अध्यक्ष के तौर पर बहुत कम मौका उनको मिला, बहुत कम दिन रहे और उसके बाद 2019 में मात्र 17-18 महीने रहने के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद से वो मुख्यतः सलाहकार की भूमिका में हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वो रहते हैं। डिसीजन ज़ाहिर है, लोग यही कहते हैं कि राहुल गांधी और गांधी परिवार लेता है, लेकिन खड़गे साहब के हैंड एंड सील से आती है और अब एक नई रणनीति जो है ये कांग्रेस की सामने आई है, जिसे आकार एआईसीसी अधिवेशन अहमदाबाद में दिया जाने वाला है। ये तरीका आज की तारीख में इसलिए ज़रूरी है कांग्रेस के लिए क्योंकि कांग्रेस भावनाओं को, जो गैर भाजपा मत हैं, उनके सबसे ज़्यादा मजबूती और अग्रेसिव तरीके से बयां कर पाती है, लेकिन उसका अपना स्ट्रक्चर ज़मीन पर नहीं है और इस कारण से लोग कहीं टीएमसी में, कहीं आरजेडी में, कहीं समाजवादी पार्टी में अपने आप को पाते हैं, भले ही वो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हों। और ऐसे में कांग्रेस ने अपने फैलाव की तैयारी कर ली है। दिक्कत इसमें बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी से टकराएं पहले, उन्हें चुनौती दें पहले, उसके पहले कांग्रेस को अपने सहयोगियों से ही टकराना पड़ेगा, चाहे वो आरजेडी हो बिहार में, चाहे वो सपा हो या फिर वो टीएमसी हो, क्योंकि वोट्स कॉमन हैं। और ऐसे में कैसे तकनीकी तरीके से कांग्रेस इस विषम परिस्थिति से निपटती है, जिसमें कि कॉमन वोट बैंक में एक दूसरे को डराया न जाए, एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर न आया जाए, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। आम आदमी पार्टी के साथ ये तय नहीं हो पाया, हरियाणा गया, दिल्ली गई, और ऐसे में कांग्रेस भी ये कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा तरीका निकले जिसमें जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस के फैलाव करने के मिजाज से डर न जाएं। क्या आपको लगता है कांग्रेस इसमें सफल होगी या फिर ये एक नया प्रयोग, राहुल गांधी का प्रयोग बनकर रह जाएगा? अपने कमेंट्स के साथ हमें अपनी भावनाओं के बारे में सूचना दीजिए। नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी बातें ज़रूर लिखिए। नमस्कार।